आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 एंड 2 एंड 3। वो प्लीज़ ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को लिंक कर सकें। रोलेट सत्याग्रह के फेलियर के बाद में जो है महात्मा गांधी जी एक नया कंसेप्ट लेकर के आए, वो कोऑपरेशन मूवमेंट का, जो कि उनकी बुक हिंद स्वराज 1909 से बिलोंग करता था, जिसमें कि मेन बात ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ नॉन कोऑपरेशन करना, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जब भी वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, हम पे रूल कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ नॉन कोऑपरेशन अपनाएंगे तो वो यहाँ देश छोड़ करके चले जाएंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के कांग्रेस के अंदर ही काफी डिफरेंसेस थे। कई लोगों के अकॉर्डिंग नॉन कोऑपरेशन वो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी, और वो लोग काउंसिल इलेक्शंस का को बायकॉट नहीं करना चाहते थे। प्लस में उन लोगों का ये मानना था कि इस वायलेंस में भी रोलेट सत्याग्रह की तरह जो है वायलेंस एंटर कर सकती है, जो कि बाद में बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रूफ हो सकती है। पर गांधी जी ने किसी तरीके से नागपुर सेशन में 1920 में जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो के लिए सभी को राजी कर लिया था। उसके बाद ये जो मूवमेंट था, इसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म इस मूवमेंट ने ली, जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ। हर जगह इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं, उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट यानी कि व्याख्या की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज की, और उनके सभी के अपने अपने स्पेसिफिक गोल्स यानी कि अलग अलग उद्देश्य थे। सबसे पहले बात करते हैं टाउन्स की, उसके बाद बात करेंगे जो कंट्री साइड है या फिर रूरल एरिया, और उसके बाद बात करेंगे हम मेजरली प्लांटेशन में क्या कैसी फॉर्म ली थी इस मूवमेंट ने। तो सबसे पहले टाउन्स पे आते हैं। टाउन्स में हम देखते हैं कि ज्यादातर जो है रेजिडेंट्स होते हैं वो मिडिल क्लास के होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। गांधी जी ने सभी से यही अपील की थी कि सभी के सभी नॉन कोऑपरेशन अपनाएं ब्रिटिशर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे कॉलेजेस हो चाहे स्कूल्स हो, उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो टीचिंग है उसको टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया। ऐसे ही टीचर्स ने भी इसमें थोड़ी जो है पार्टिसिपेट किया, और जो भी वो टीचिंग कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद बात करते हैं लॉयर्स की। इन्होंने भी प्रैक्टिस जो की गवर्नमेंट जो कोर्स थे उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया, मीन्स की सभी के सभी गांधी जी के मूवमेंट में इंक्लूड हो चुके थे। उसके बाद लगभग सब कई लीडर्स ने काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बायकॉट किया, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, जो कि मद्रास, जिसमें कि जस्टिस पार्टी जो थी ईवी रामास्वामी नायकर की, उनको छोड़ करके। इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं, आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं। तो जो टाउन्स में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने जो फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी जो सामान था उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इसी के साथ जो विदेशी कपड़े थे जो कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर से इंपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया के अंदर, उनको भी टोटल बायकॉट किया। उसके बाद जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मर्चेंट्स थे, इन्होंने भी टोटली इंपोर्ट्स करने बंद कर दिए इंडिया के अंदर, और किसी भी तरीके का जो इंपोर्ट के लिए जो भी फाइनेंस या मनी की जो हेल्प कर रहे थे, ये टोटली इन्होंने स्टॉप कर दी। इसके साथ इस मूवमेंट की वजह से जो लीकर प्रोडक्शन और लीकर कंजप्शन में, यानी कि शराब के जो कंजप्शन हो रहा था, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई। तो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है ये सक्सेस के पाथ पे चल रहा था। पर इसके साथ इंडियन क्लोथ्स जो है, उन फॉरेन इंपोर्ट्स की स्टॉप होने की वजह से जो इंडियन जो क्लोथ्स है उनकी डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल मिल्स का जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। साथ में हैंडलूम जो प्रोडक्शन था उसका भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। पर कुछ दिनों के बाद में ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई। जैसे कि खादी क्लोथ की बात करते हैं, खादी का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा महंगा होता है टेक्सटाइल मिल के क्लोथ के मुकाबले में, इसलिए लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी क्लोथ को। और इसके साथ ही जिन टीचर्स ने और जिन स्टूडेंट्स ने
बायकॉट किया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, उनको कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन ना मिलने की वजह से उन्होंने भी दोबारा से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रिज्यूम कर दिया। इसी के साथ जो लॉयर्स थे उन्होंने भी दोबारा से गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया। तो टाउन्स में ये प्रोसेस थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रेबेलियन इन कंट्री साइड रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो कंट्री साइड एरिया है उसमें लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया या कैसे विद्रोह किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर्स की। तो फार्मर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में अवध की एरिया है यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, इसकी बात की है। तो अवध किसान सभा, जो कि बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी में एक बॉन्डेड लेबर थे, बाद में इंडिया आ गए थे, और नेहरू जी ने, दोनों ने मिलकर जून 1920 में अवध किसान सभा बनाई थी, जिसकी लगभग 300 ब्रांचेस थी। इन सभी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, यानी कि विद्रोह स्टार्ट कर दिया इनके खिलाफ। लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे, जो बेचारे किसानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसके साथ तालुकदार, जो बहुत ज्यादा हाई रेंट जो है लोगों से ले रहे थे, किसानों से बहुत ज्यादा रेंट यानी कि किराया ले रहे थे और अलग अलग टैक्सेस ले रहे थे। इसके बाद बेगार यानी कि फोर्स लेबर, यानी कि जबरदस्ती इनसे काम करवाते थे और बदले में कोई भी कंपनसेशन या मनी या सैलरी नहीं देते थे। इसके बाद इविक्शन, यानी कि जब ये लैंडलॉर्ड्स का मन करता था तो फार्मर्स को जमीन से बेदखल कर देते थे और इनको कोई भी फार्मर्स को किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं थी। जब मर्जी करा जब इनको बेदखल कर देते थे जमीन से। उसके बाद फार्मर्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि उनसे जो रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और एबोलिशन ऑफ बेगार, यानी कि जबरदस्ती जो इनसे काम करवाया जा रहा था और कोई पैसा भी नहीं दिया जा रहा था जिसके बदले में, उसको भी बैन किया जाए, उसको भी बंद किया जाए। और जो लैंडलॉर्ड्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे फार्मर्स को, उनको नाई धोबी बंद के थ्रू प्रोटेस्ट किया गया, यानी कि उनको नाई की यानी कि बार्बर की और जो धोबी होता है, कपड़े धोता है, वो सर्विसेज इनको टोटली स्टॉप कर दी गई इनके लिए। तालुकदार और जो मर्चेंट्स थे, जो बहुत ज्यादा बेईमानी का पैसा खा रहे थे कहीं, तो उनके घरों को अटैक किया गया और उनके जो घरों में जो गोदाम थे जिनमें बेईमानी का अनाज जो इकट्ठा हो रखा था और बाजार, इनको टोटली लूट लिया गया। तो फार्मर्स का ये रिएक्शन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, या इन्होंने इस टाइप से कंट्रीब्यूट किया, या ये कहीं की वायलेंस जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंटर कर चुकी थी। अब बात करते हैं ट्राइबल्स की, कि जो आदिवासी है, जो जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, पहाड़ों पे रह रहे थे, हिल्स पे रह रहे थे, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो इनका भी एक डिफरेंट आइडिया था स्वराज को लेकर के, वो देखते हैं क्या था। तो बात करते हैं गुदेम हिल्स की, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था वो पहले से ही बहुत बैन कर दिया गया था, यानी कि जो फ्रूट्स थे, फ्यूलवुड थी और ग्रेजिंग, इसको बैन कर दिया है। क्योंकि आदिवासियों को सिर्फ एक ही सोर्स है, इन ट्राइबल्स को एक ही सोर्स होता है, वो है तो है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में ही अगर इनको फ्रूट्स लेने पे या कलेक्ट करने में और जो आग जलाने के लिए या खाना बनाने के लिए जो फ्यूलवुड होता है उस पर रोक लगा दी जाए, और इनके मवेशियों को अगर चारागाह में ना चरने दिया जाए तो ये बेचारे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गए थे। और इनके जितने भी ट्रेडिशनल राइट्स थे, यानी कि जितने भी परंपरागत जो इनके अधिकार थे, वो भी इनसे छीन लिए गए थे और इनसे जबरदस्ती बेगार करवाया जाने लगा, यानी कि इनसे जबरदस्ती सड़कें बनवाई गई और इस टाइप के अलग अलग काम करवाए जाने लगे, और इसके बदले में इनको किसी भी टाइप का मेहनताना नहीं दिया जाता था। इसलिए इन्होंने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो फॉलो किया, यानी कि छुप छुप कर पहाड़ों में इन पर अटैक करना, ब्रिटिशर्स पे या उनके लोगों पे अटैक करने की इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो की। इनके मेन लीडर जो थे वो अलूरी सीताराम राजू थे। अलूरी सीताराम राजू क्लेम करते थे कि उनके पास गॉड की पावर्स हैं, यानी कि देवीय शक्तियां हैं। अलूरी सीताराम राजू ने जो है इनको प्रेरित किया, इन ट्राइबल्स को खादी पहनने के लिए और ड्रिंकिंग गिव अप करने के लिए कि शराब छोड़ दो, और इसके बाद में और भी काफी चीजों के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद में इनका एक ये मानना था कि ब्रिटिशर्स को हम एक ही तरीके से ओवरथ्रो कर सकते हैं और वो है वायलेंस, इसके अलावा हम उनको ओवरथ्रो नहीं कर सकते। और ये चीज जो है गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या गांधी जी के आइडियल्स के बिल्कुल अगेंस्ट थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जो है इनको पकड़ लिया और उसके बाद इनको एक्सिक्यूट यानी कि इनको
हैंग कर दिया, मार दिया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसको उनको सोल्व करने के लिए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।